नमस्कार। बिहार का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं कुमार राकेश और बिहार विधानसभा चुनाव में आज दूसरे चरण के तहत 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। दूसरे चरण की वोटिंग में जिन नेताओं की किस्मत दांव पर है उनमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी शामिल हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में है तो तेज प्रताप यादव हसनपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश सहित लगभग 10 राज्यों के उपचुनाव को लेकर भी मतदान हो रहा है। इन राज्यों के 54 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बिहार सहित उपचुनाव के परिणाम 10 नवंबर को आएंगे। कुल मिलाकर के यहां पर सबसे पहले अगर बिहार का जिक्र किया जाए तो बिहार में लगातार दूसरे चरण की वोटिंग तकरीबन शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग मतदान सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान वोट डालने के लिए मतदान सेंटर पर पहुंचे और अपना वोट डाला। साथ ही बिहार के राज्यपाल और डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी अपना वोट डाल चुके हैं। कुल मिलाकर के दूसरे चरण के मतदान में पहले चरण का जिक्र यहां पर किया जाए तो तकरीबन अमूमन शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ और इसी प्रकार से दूसरे चरण का मतदान आज लगातार जारी है। मतदान सेंटर पर कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर के खासतौर पर इंतजाम किए गए हैं। वहीं सुबह से ही मतदान सेंटर्स पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अधिकार है, मतदाताओं का ये अधिकार है अगले आने वाले 5 साल में अपना बेहतर भविष्य चुनने का उनके पास ये एकमात्र मौका होता है। इसमें अगर कहीं चूक हो गई, इसमें अगर कहीं ढिलाई हो गई तो 5 साल हम लोग के बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे अपील भी की है, आग्रह भी किया है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो आपको लगता है कि आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, जो बिहार को बेहतर विकास की राह पर लेकर जा सकता है, उनको जरूर चुनें। चलिए तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। बिहार में क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे, जिस तरीके से चुनावी चौसर देखने को मिल रही है, बौखलाहट भी चुनाव प्रचार में देखने को मिली। तमाम विषयों पर गंभीर रूप से चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा क्योंकि चुनावी महाकवरेज खासतौर पर जिक्र यहां पर बिहार का भी करेंगे, मध्य प्रदेश उपचुनाव का भी करेंगे और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा की लड़ाई बने नगर निगम चुनाव, खासतौर पर 3 शहरों में, प्रमुख शहर राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और कोटा, उन चुनाव का भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र बिहार विधानसभा चुनाव का। मेरे साथ जुड़े हैं अरविंद जयतिलक साहब, जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। चर्चा करेंगे। अरविंद जयतिलक साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और मेरा पहला सवाल आपके लिए यही कि किस तरीके से बिहार के बनते और बिगड़ते समीकरण को देख पा रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान आज जारी है, लेकिन जिस तरीके से पिछले विगत दिनों चुनावी रैलियों में जो व्यंग बाण कसे गए, और खासतौर पर एक दिन पहले का जिक्र करूं तो हम पार्टी ने चिराग पासवान पर निशाना साधा और रामविलास पासवान की मौत को लेकर के हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भी लिखा जिसमें रामविलास पासवान की मौत की न्यायिक जांच की मांग भी की गई है। क्या ये बौखलाहट भरा कदम है, या यूं कहा जाए अब धीरे धीरे तेजस्वी यादव की सभाओं में जिस तरीके से भीड़ उमड़कर देखी जा सकती है वो कहीं ना कहीं बौखलाहट का परिचय दे रही है? अरविंद जयतिलक साहब जी। राकेश जी, देखिए आपके 2-3 सवाल जो है और 2-3 संदर्भों में इसको देखा जा सकता है। एक तो बिहार चुनाव का जो गणित को लेकर के बात हो रही है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच क्या स्थिति रहेगी, तो निस्संदेह जो है जिस तरह से तेजस्वी की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है और मोदी जी जो जिस तरह से हमलावर है, डबल इंजन की सरकार के जरिए बिहार की जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, तो टक्कर तो करी है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आंकड़ों पर आप जाएंगे तो महागठबंधन और एनडीए के आंकड़ों में बड़ा अंतर। आप 2015 के बाद जब नीतीश जी अलग हुए आरजेडी से 2017 में, इसके बाद तो आंकड़े पूरी तरह से बदल गए हैं। अगर पूरे आंकड़े पर नजर डालें तो 42% के आसपास जो है एनडीए का है और करीब 26% के आसपास जो है कांग्रेस और महागठबंधन यानी आरजेडी का है। तो इस स्थिति पर तो आप देखेंगे तो वहां पर जो है एनडीए भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं होता है कि जो 2017 के आंकड़े आज उसी तरह से प्रभावी होंगे, क्योंकि स्थितियां बदलती रहती है। दूसरा जो सवाल है कि हम पार्टी द्वारा रामविलास पासवान की मौत को लेकर के सवाल उठाया गया, तो देखिए इस तरह से ऊंचे स्तर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। दुनिया को मालूम है कि रामविलास पासवान कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे और किस तरह से उनका किडनी डैमेज हुआ और किस तरह से वो निधन हुए। लेकिन आज की तारीख में चुनावी लाभ लेने के लिए अगर हम इस तरह का चिराग पासवान के हमलावर है तो हमारा समझ से उच्च मानसिकता का कोई और परिचय नहीं हो सकता। देखिए स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए और पूरी तरह से बेहतर होगा कि लोग जो है सकारात्मक मुद्दों को लेकर के बिहार चुनाव में जाएं और जनता से जो है तो सकारात्मक मुद्दों पर वोट मांगे।
लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो है जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जुबानी बर्बरता चलाई जा रही है और भाषा और व्याकरण का जो राजनीति का होना चाहिए उसको संदर्भ में किसी तरह का न तो मर्यादा रह गया है, बात करने का ढंग रहा, दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, आज की तारीख में जो दूसरे चरण का मतदान है, आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में जो है आरजेडी भी प्रभावी रही है और आप थोड़ा दक्षिणी बिहार वाले हिस्से में चले जाएंगे तो हम लोकता का अपना अच्छा खासा प्रभाव है। और 94 सीटों पर है, 17 जिलों के है, इन जिलों में जो है तो आप थोड़ा उत्तरी हिस्से में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी बीजेपी का प्रभाव है, आरजेडी का है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि 28 सीटों पर सीधे जो है बीजेपी और आरजेडी के बीच कड़ी टक्कर है और 24 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी के बीच में है। और पक्कुर सबका यह है कि जहाँ बीजेपी के उम्मीदवार है वहाँ लोजपा के नहीं है, क्योंकि लोजपा की तो है कि हमारा जो संबंध केंद्र में मोदी सरकार से बना रहा है और यहाँ पर नेतृत्व से खरीदी जाता है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको 10 तारीख को पता चलेगा किसी का बंदी बिगड़ती है, लेकिन आज की तारीख में सच्चाई है कि जो है महागठबंधन और एनडीए के बीच में कड़ी टक्कर रखे। चलिए, सुमन मलिक साहब जुड़े हैं, जेडीयू नेता है मेरे साथ पैनल में शामिल होने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम वोटर्स से अपील की है कि कोरोना महामारी से बचने के उपाय सुनिश्चित करते हुए सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि अधिक से अधिक संख्या में घरों से बाहर निकले और मतदान के लिए इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो। सुमन मलिक साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और अगला सवाल आप ही के लिए, जिस तरीके से तमाम विषयों पर चर्चा की गई, पिछले 15 सालों में बिहार में क्या कुछ बदला और आगे की भविष्य की तस्वीर क्या दिखाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहां भी खड़ा हो रहा है कि तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ देखी जाती है और जेडीयू नेताओं की जुबान फिसलती हुई दिखाई देती है। ये बौखलाहट है या वाकई में डरकर जीने की कोशिश की जा रही है कि अगर सत्ता पलट गई तो क्या होगा? सुमन मलिक साहब, देखिए सत्ता पलटने की या सत्ता परिवर्तन की कोई बात हमारे जेहन में, हमारे नेता के जेहन में और हमारे एनडीए गठबंधन में न अभी तक आई है न भविष्य में आने वाली है, क्योंकि हमें अपने राज्य के प्रबुद्ध मतदाताओं पर भरोसा है। हमें भरोसा है हमारे गठबंधन के नेता और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विकास का काम आज हुआ है। हम तो कहते हैं, हमने पहले भी आपको कहा, आप मीडिया के बड़े पत्रकार हैं, आपका चैनल बड़ा पत्र जो है सो मीडिया है। हमने हमेशा कहा है कि हम काम किए हैं या हमने काम नहीं किया, हमारे नेता ने काम किया या काम नहीं किया, ये हम नहीं कहेंगे। आप मीडिया है, आप आम पब्लिक के बीच में जाएं, आम जनता के बीच में जाएं, मतदाताओं के बीच में जाएं और उनसे एक ही सवाल करें कि पिछला 15 साल काम हुआ था, ये अभी का जो 15 साल है इसमें काम हुआ है। अगर दोनों का जवाब आम मतदाता दे देते हैं, वही जवाब हमारा जवाब होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने काम किया है, चाहे पानी का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, रोजगार का मामला हो, बिजली का मामला हो, सड़क का मामला हो। हमने पिछली सरकार से, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा जो पैमाना, हमारा मानदंड जो है वो पिछली सरकार है। हमने ये कहा है कि जहां से बिहार हमको मिला था उस बिहार को हमने आगे ले गए, जो विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया है। और बिहार की प्रबुद्ध जनता इस बात को मानती है और जानती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम हुआ है। और एक बात तो आप राकेश जी भी ये बात मानेंगे कि ये नीतीश कुमार जी हाथ पर हाथ धर के बैठने वाले लोग नहीं हैं। हमारे पास जो भी उपलब्ध नेता हैं उसमें सबसे बेहतर स्वच्छ चेहरा है, विकास का चेहरा है। और हम ये जानते हैं कि इस चुनाव में भी, चाहे पहले चरण का हो, दूसरे चरण का हो या तीसरे चरण का हो, तीनों चरण के मिला के जब चुनाव परिणाम आएंगे तो विकास का जो हमने पैमाना तय किया है उसके साथ हमारी जनता, हमारे मतदाता जाएंगे और विकास के काम को और आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर एनडीए की सरकार माननीय श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बनेगी और जो विकास का रास्ता तय हुआ है उसको आगे ले जाने का काम किया जाएगा। ठीक है, राजेश राठौड़ साहब जुड़े हैं, नेता कांग्रेस के तौर पर। राठौड़ साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, किस तरीके से बिहार की राजनीतिक करवट बदल रही है। क्या वाकई में एक बार फिर से नीतीश कुमार सत्तासीन होंगे, या वाकई में बिहार की जनता ने यह कोशिश कर ली है या मन बना लिया है कि अब की बार सत्ता परिवर्तन करना है? इन तमाम विषयों पर राजनीतिक गणितज्ञ के साथ बैठ करके चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि बिहार में बदलाव की बयार है या वाकई में बिहार एक बार फिर से सुशासन बाबू के हाथों में देने की तैयारी है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। बिहार का महासंग्राम में ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। लगातार चुनावी महाकवरेज हमारा जारी है। जो बिहार में जो कुछ भी चुनावी माहौल में देखने को मिल रहा है, अपने रिपोर्टर्स की टीम के साथ में और अपने चैनल के महत्वपूर्ण और राजनीतिक पंडितों की सलाह मशवरे के बाद में जो डेटा हम तैयार करते हैं,
कोशिश करते हैं वो फैक्ट आप तक पहुंचे। इसी कड़ी में आज का बिहार महासंग्राम लगातार जारी है और दूसरे चरण को लेकर के बिहार में आज पोलिंग सुबह से शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मेरे साथ पैनल में लगातार बने हुए हैं अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर आरजेडी नेता के तौर पर, राजेश राठौड़ साहब जुड़े हैं कांग्रेस लीडर के तौर पर और सुमन मलिक साहब जेडीयू नेता के तौर पर। आप तमाम मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है, बिहार में क्या कुछ बदला और क्या कुछ बदलाव की संभावनाएं दिख रही है। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर आपके पास आना चाहेंगे। जेडीयू नेता सुमन मलिक साहब मेरे साथ जुड़े हैं। साफ तौर पर कहना है काम किया है, काम करेंगे और जनता एक बार फिर से मन बना चुकी है कि सुशासन बाबू के हाथों में सत्ता सौंप दी जाए और पहले चरण का जो फेज निपटा है कहीं ना कहीं एनडीए की वापसी के संकेत दे रहा है। साफ तौर पर दावा किया है और पूरी तरह से आश्वस्त है। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर। देखिए मुंगेरी लाल राकेश जी, मुंगेरी लाल का हसीन से अपना देखने के लिए मना ही थोड़े है। काम तो ये किए हैं कि 144 दिन घर से नहीं निकले कोरोना काल में। बाढ़ पीड़ित के लिए कोई पैकेज नहीं, विशेष राज्य का दर्जा। ये लोग किस आधार पर कह रहे हैं कि हम सुशासन बाबू? बेरोजगारी चरम पर है। यहाँ पर बेरोजगारी का दर 46.6 है और महिला का आए दिन 3 घंटा पर बलात्कार और हत्या, लूट, डकैती, न दवाई की व्यवस्था, न पढ़ाई की व्यवस्था, न तो सुनवाई की व्यवस्था, न कार्रवाई की व्यवस्था। तो यहाँ बिना घूस का कोई कम नहीं। क्यों जनता त्राहिमाम है? 50 रुपए किलो आलू और 80 रुपए किलो प्याज। जनता किसान का काला जो कानून है, किसान त्राहिमाम है। इन लोग के राजपाट में 12,000 किसानों ने आत्महत्या किया है। किस ग्राउंड पर ये बिहार में मुंह है वोट मांगने का? 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। हमारे नेता ने वादा किए हैं नया बिहार और युवा बिहार बनाने के लिए 10 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी देने का काम करेंगे। किसानों का जो किसानी ऋण है वो माफ करने का काम करेंगे। बुढ़ा बुढ़ी पेंशन जो 400 रुपया है 1,000 करेंगे। आंगनबाड़ी महिला हो, मनरेगा की महिला हो, या ममता बहन हो, या जीविका बहन हो, सभी को जो 2 गुना उसका वेतन शुरू करेंगे। अस्थायी सारे लोगों को आम आवाम की अमन चैन, कार्रवाई, सुनवाई, दवाई, सारी शिक्षा की व्यवस्था होगी। यूनिवर्सिटी 7 यूनिवर्सिटी लालू जी ने देने का काम किए। हर फैकल्टी में बहाली हुई, चाहे वो ओवरसियर की बहाली हो, 35,000 टीचर की अस्थायी। इन्होंने कोई अस्थायी नौकरी नहीं दिए और जो अस्थायी नौकरी दिए वो भी जो लोग महिला गई, चाहे ना वो टीचर हो, समान काम के लिए समान वेतन हमारे नेता देंगे। और जो भी गए सारे महिला को रोड पर दौड़ा दौड़ा के मारने का काम किए। रिमांड होम का सवाल हो, मुजफ्फरपुर का महिला को 34 लड़की के साथ बलात्कार का सवाल हो, या महिला को जो है नंगा घुमाने का बात हो, सारे चीजों पर नीतीश जी फेल है। चमकी बुखार से लेकर के पटना के स्मार्ट सिटी, कहे हम स्मार्ट सिटी देंगे, थोड़ा पानी में ये हाफ पेंट पहन के सुशील मोदी जी भाग रहे होते हैं। इस बार जनता उनको भगा के छोड़ेगी। जनता पलटू जी को जनता ने दिया, आम आवाम ने दिया उनको सत्ता 5 साल के चलाने के लिए। 5 साल में ही 4 बार सरकार का पलटी मारते हैं। बिहार का यही विकास हुआ, यही विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। और इतना ही नहीं, जनता के मैंडेट को, जनता के जनादेश को अपमानित करने का काम किया है। जिस तरह से इन्होंने जनता के जनादेश को पलटी मारा है, इस बार जो है जनता इनको पलटी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। राजेश राठौड़ साहब आपके पास आएंगे, जवाब ले लेते हैं। उर्मिला जी जवाब ले लेते हैं। राजेश राठौड़ साहब, महत्वपूर्ण सवाल है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तमाम मीडिया चैनल्स ने इंटरव्यू लिया और जिस सुशासन को आप कुशासन बता करके राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी ने एक आंकड़ा दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है 1,25,000 करोड़ रुपए जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनने के बाद पिछले 3 सालों में बिहार के विकास के लिए दिए गए हैं। बाकायदा फैक्ट नोट जारी किया है, आंकड़े बताए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं राजेश राठौड़ साहब? जेपी नड्डा वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनके आका अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी पिछले 5 साल पहले 2015 के चुनाव में बिहार आए थे। मुजफ्फरपुर में एक जनसभा किए थे और उस जनसभाओं में कई घोटाले के आरोप लगाए थे। उससे पहले उन्होंने आरा की एक सभा में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किए थे। उसमें उन्होंने बिहार की बोली लगाई थी, 125 करोड़ रुपए का पैकेज का घोषणा किया था उसमें। उसके ठीक 2 दिन के बाद से यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी अखबारों के फ्रंट पेज पे, फुल पेज के विज्ञापन के साथ ये बताया था कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं,
ये पैसा मुझे यूपीए सरकार ने पहले से दे रखा है। एक परियोजनाओं का पैसा, एक योजनाओं का पैसा बारी बारी से बता के, यही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं जो स्पष्ट कर दिए थे कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, वो मुख्यमंत्री बताए थे। अब प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर की सभा में नीतीश कुमार जी पे 35 घोटालों का आरोप लगाया था। तब सृजन घोटाला नहीं हुआ था, तब मुजफ्फरपुर पाप नहीं हुआ था। तो प्रधानमंत्री जो खुद किसी मुख्यमंत्री पे घोटाले के आरोप लगाए, उसमें कार्रवाई तो दूर की बात है, आज तक प्रधानमंत्री जी ने जांच के लिए कोई कमेटी का गठन नहीं किया। तो ये दोनों भ्रष्टाचारी अपने भ्रष्टाचार से बचने के लिए, अपने झूठ को छुपाने के लिए और एक हुए हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो विजनलेस हैं। कभी भी बिहार के चुनाव में वर्तमान और भविष्य पे बात तो करते ही नहीं, ये भूत पे बात करते हैं। क्यों नहीं बेरोजगारी पे बात करते हैं, क्यों नहीं इन्होंने किसानों पे बात करते हैं, क्यों नहीं ये बात करते हैं यहाँ के मजदूरों पे, क्यों नहीं ये बात करते हैं कोरोना काल पे, ये क्यों चर्चा करते हैं। आज तो एक तेजस्वी 2-3 का हेलीकॉप्टर कांग्रेस पार्टी के है और 36 हेलीकॉप्टर लेकर भारतीय जनता पार्टी घूम रहे हैं। तब ये कहाँ थे जब दिल्ली के हाईवे से बिहार के लोग, लाखों लोग पैदल चले, कुछ हेलीकॉप्टर इसमें भी लगा दिए होते, किसी के पांव में छाले नहीं होते, किसी की जिंदगी नहीं जाती। ज्योति जो बेटी बिहार की दरभंगा की थी, वो हरियाणा गुड़गांव से चल के दरभंगा आई, वही हेलीकॉप्टर से आ जाती, अपने पिता को चढ़ा के लाई। तो ऐसे निकम्मे मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन जिस भ्रष्टाचार का आप आरोप लगा रहे हैं, जिस भ्रष्टाचार का आप आरोप लगा रहे हैं, वो मुद्दे आप लोग भी तो लेकर जाते जनता के बीच में। नहीं, लेकिन जनता के बीच में वो, जनता के बीच में आप मेरी बात सुनिए, जनता के बीच में वो मुद्दे लेकर के जाने की जिम्मेदारी आपकी भी तो थी राठौड़ साहब। पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, सवाल ने किया, मेरे प्रश्न लीजिए। मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने स्पष्ट कहा मुजफ्फरपुर की सभा में जिसमें 50,000 से अधिक लोग थे, दुनिया के और हिंदुस्तान के सारे मीडिया कर्मी थे, जो टीवी चैनलों पे चला, मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचारी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी कहे और 35 घोटालों का आरोप लगाए और एक घोटाला गिनाए। उसका क्या हुआ, जांच क्यों नहीं करवाए, जेल क्यों नहीं नीतीश कुमार के भेजे? सुशील कुमार वित्त मंत्री थे, वो जेल क्यों नहीं भेजे? तो नीतीश कुमार और सुशील मोदी जेल से बचने के लिए ये दोनों एक हुए। मैं एक कह रहा हूँ, घोटाला का आरोप मेरा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री। बड़ा चीज होता है, प्रधानमंत्री के बाद हम लोग कंप्लेन करते हैं कि घोटालेबाज है, प्रधानमंत्री जिसको घोटालेबाज कर रहे हो और उसी के साथ प्रधानमंत्री चले जाए या वो मुख्यमंत्री चले जाए, कितना बड़ा दुर्भाग्य। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। नवीन सिंह साहब जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। नवीन सिंह साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और सीधे तौर पर आरोप है, जब आप आरोप लगाएं तो कुल मिला के आरोप हैं, और सीधी बात जब आपके साथ गठबंधन हो जाए तो वो पाक साहब किस तरीके से देख रहे हैं सर? नवीन सिंह साहब को सिरे से खारिज करता हूं। सबसे पहले बिहार की जनता को आह्वान करता हूं कि लोकतंत्र के पर्व पे चढ़ बढ़ के हिस्सा ले और अपना मतदान सुनिश्चित करें। और कोरोना का जो कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए सारे बिहार के जनता, जो भी 94 सीट पे हमारे विधानसभा इलेक्शन हो रहे हैं, उसको सारे मतदाता लोग अपने घर से आए और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और बिहार के लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को सुनिश्चित करें, बचाएं। ये पहली बात है। दूसरी बात, ये महानुभाव कौन बोल रहे थे मैं नहीं जानता हूँ, मैं फोनो हूँ आपके। ये राजेश राठौड़ साहब हैं, ये राजेश राठौड़ साहब है, कांग्रेस लीडर हैं जो पैनल में शामिल है। राठौड़ साहब को ये पूछिए कि राठौड़ साहब झूठ ना बोले। राठौड़ साहब को पता है कि सीबीआई इंक्वायरी उस पर चल रही है और 21 लोग नामजद है और उसमें सृजन घोटाले की बात कर रहे थे। ये कौन सा घोटाले की बात कर रहे थे? मैं इनको बता दूं जरा, किसकी बात कर रहे थे ये? राठौड़ साहब प्लीज। राठौड़ साहब, 60 घोटाला है, कितने घोटाला? 60। अरे महाराज, आप किस घोटाले की बात कर रहे थे? जब आप जानते हैं कि सीबीआई उसको चार्जशीट 21 लोगों पे कर चुकी है और पूरा का पूरा 21 लोग में जो छोटी मछली बड़ी मछली पकड़ से बाहर। अरे महाराज, आईएएस केपी सोमैया का नाम आप सुना है आपने? वो भी चार्जशीट में शामिल है। 21 लोगों को चार्जशीट किया। रेखा मोदी को पकड़िए ना, सुशील मोदी की बहन को पकड़िए ना। नवीन सिंह साहब परिचय करा देता हूँ। नवीन सिंह साहब मेरी बात सुनिए। नवीन सिंह साहब प्लीज। नवीन सिंह साहब, ये डॉक्टर उर्मिला ठाकुर है, आरजेडी लीडर है। शायद राजेश राठौड़ साहब को हमारे सवालात पसंद नहीं आए, इसलिए पैनल से बाहर हो गए हैं।
और जो आरोप लगा करके एकदम से फोन काट दिए हैं, शायद ऐसा लग रहा है कि आगे बोलने को कुछ नहीं था। ये उर्मिला ठाकुर हैं जो आरजेडी लीडर हैं। प्लीज कंटिन्यू नवीन सिंह साहब, प्लीज कंटिन्यू। ऐसा देखिए, इन्होंने झूठे आरोप मढ़ करके और पैनल छोड़ करके भाग गए। ये मर्यादा का खिलाफ है। ये आपको भी सोचना पड़ेगा राकेश जी। राकेश जी देखिए, ये पूरा बिहार जानता है कि ऋण घोटाला में सीबीआई इंक्वायरी करके सीबीआई ने चार्जशीट किया है। उसमें नामजद हैं लोग करीब 60 लोग, और 60 लोगों के खिलाफ में 21 मुकदमे आरोपित हुए और सबके खिलाफ में अलग अलग चार्जशीट हुए हैं। और वो चार्जशीट होकर के उसमें कोर्ट ने दर रखा है और कोर्ट का फैसला देगा, वो सत्तान है। और हम उस घोटाले के बारे में मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि माननीय कुमार जी, हेलो जी प्लीज प्लीज। माननीय नीतीश कुमार जी ने घोटाले, वहाँ जो नेक्सस था बैंक का और वहाँ ब्यूरोक्रेसी और जो पूर्व आईएएस थे वो भी उसमें नामजद है सीबीआई के इंक्वायरी में। आपको पता होना चाहिए, सारे लोगों को, बिहार की जनता को पता होना चाहिए। और एक जने नहीं बख्शे गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने पूरे तरीका से इसको पब्लिक डोमेन में ला करके, इस जब बातें आई तो ले करके वो आए और सबको नामजद किया। 60 लोग आरोपित हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर घोटाले की बात करें तो नीतीश कुमार जी का पूरा साफ छवि है। नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू 2015 में बिहार की जनता ने टैग लगाया है। नीतीश कुमार जी अपने विकास के कार्यों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में सेंट्रल के सारे स्कीम्स को बिहार में जनधन से लेके, आयुष्मान से लेके, उज्ज्वला से लेकर के और लोगों के बीच में जो हम 8 महीने से बिहार के जनता के बीच में अन्न फ्री कर रहे हैं, जो लोगों को पूरी सुविधा दे रहे हैं। हमने बार में हर परिवार को 6,000 रुपया देने का काम किया। हम बहुत सारे मुद्दे को लेकर के विकास के एजेंडे पे बिहार के साथ खड़े हैं, बिहार के लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हैं और निश्चित रूप से हमें पूरा। लेकिन नवीन सिंह जी, जनता खुद कंफ्यूज है। एक तरफ चिराग पासवान बोलते हैं, एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ तेजस्वी, यानी कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, और बीजेपी एलजेपी ने सरकार बनाई। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी मंच पर खड़े होकर के बोलते हैं बिहार के भावी सीएम नीतीश कुमार जी। चल क्या रहा है? जनता को मैसेज क्या जा रहा है? आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने बिहार के जनता को स्पष्ट कहा है कि एनडीए मतलब बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम पार्टी जीतन राम मांझी, हमारे और हमारे जेपी नड्डा आदरणीय अध्यक्ष ने भी इस बात को बोला है, बिहार के जनता के बीच में रखा है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए मतलब हम यही 4 लोग हैं और इसी 4 लोग पे बिहार की जनता विश्वास करके एनडीए को पूर्ण बहुमत से विजयी बना करके वो ला रही है। आपको मैं बता रहा हूँ, सेकेंड फेज का जो इलेक्शन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है। और आप विश्वास करिए, जिस तरह से फर्स्ट फेज में लोग बाहर निकल के आए और प्रधानमंत्री के चेहरा को, प्रधानमंत्री को देख करके नीतीश कुमार जी के फेस को बिहार में जिन लोगों ने स्वीकार किया है, उस पे फिर लोग निकल करके घर से बाहर आएंगे और लोग पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा सुशासन का सरकार है। आप पीछे की बात अगर उठा करके देखें तो बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। ठीक है। उमंग माथुर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं, बिहार चुनाव को काफी करीब से देख पा रहे हैं। उमंग के पास जाऊं उससे पहले अरविंद जयतिलक साहब, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? अरविंद जी, सवाल वही है जो नवीन सिंह साहब मेरे साथ जुड़े हुए थे। चिराग पासवान दामन छोड़ने को तैयार नहीं है, मोदी जी के चेहरे पर वोट चाहते हैं। मोदी जी मंच पर खड़े होकर के बोलते हैं भावी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उधर चिराग पासवान का सीधा आरोप है मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार को अगर महागठबंधन से भी हाथ मिलाना पड़ा तो मिला लेंगे। चल क्या रहा है? वोटर्स के मन में क्या है? राजनीतिक गणित किस तरह से देख पा रहे हैं आप? देखिए, गणित में 2-2-4 होता है, राजनीति में 2-2-22 भी होता है। तो जो चिराग पासवान की जो वहाँ पर राजनीति है वो 2-2-22 करने के चक्कर में है। दरअसल वो 2015 में के चुनाव में देखिए वो केवल 2 सीट पाए थे। उन्हें लगता है कि इस चुनाव में होने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो विरोध के तौर पर उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप जड़ाया, हमलावर है, लेकिन मोदी जी के प्रति प्रेम का बना हुआ। उसका कारण है, देखिए विधानसभा चुनाव में उनको जो है 6-7 के आसपास वोट मिला था, लेकिन जब मोदी जी के साथ मिलकर के 2019 का चुनाव लड़े तो उनका जो है 11-12 चला गया। वो जानते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार का समर्थन करते रहेंगे और जब 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा उसमें मोदी जी के साथ मिलकर के लड़ेंगे तो स्थिति उनकी मजबूत रहेगी। इसीलिए जो है चिराग पासवान जो है दोहरी नीति चल रहे हैं और उनके पास विकल्प भी खुला हुआ है। कल की तारीख में अगर मान लीजिए कि नीतीश की ही सरकार बनती है और हार्स ट्रेडिंग की स्थिति बिहार में आ जाती है
तो ये बहुत बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर सकते हैं। दूसरी तरफ मान लीजिए आरजेडी की सरकार बनती है और विधायकों की खरीद फरीद होती है, होती है, तो उस समय भी इनके हाथ में जो है यानी कुल मिलाकर के दोनों हाथ में इनके चिराग पासवान के लड्डू है। एक प्रमुख कारण यह है, यही वजह है कि चिराग पासवान जो है बहुत जो है तो नब्ज करके कदम बढ़ा रहे हैं। संवेदना मिल पाएगी चुनाव में पासवान को? देखिए कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि आपने देखा कि अगर उनके पुराने आंकड़ों को दिखा करके देखे तो आज का जो है 94 सीट पर हो रहा है, बेसिकली उनका क्षेत्र यही है और ये जो है आज 52 सीटों पर वो चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं आज की तारीख में। तो इसमें जो हमें नहीं लगता है कि उनको सफलता मिलेगी, लेकिन हाँ जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको काफी नुकसान पहुंचे, क्योंकि देखिए इस क्षेत्र में जो है उनकी जाति के भी वोट अधिक है और दूसरी चीज ये कि इनके पास जो है जो दलित वोट का एक संवेदना है, रामदेव बिरला पासवान जी का जो अपने लोगों में सफर थी, हो सकता है कि सहानुभूति की थोड़ी निर्भर सर्वाधिक नुकसान जेडीयू को होगा और इनडायरेक्टली नुकसान जो है राजद को होगा। तो कहीं न कहीं जो कुल मिला करके तो इनकी पॉलिटिक्स से इनकी तो निष्ठा रही है, लेकिन तो एक बड़े लेवल में आप देखिए तो जो एनडीए का जो है उसको तो नुकसान पहुंच ही रहा है। लेकिन कहा जाता है ना कि राजनीति में जो है तो मौके की मोहताज होती है, तो आज जो है उसी मौके को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं आसपास। राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जयतिलक साहब। उमंग माथुर के पास में आना चाहेंगे। उमंग सुन पा रहे हैं मुझे? जी उमंग, महत्वपूर्ण सवाल है। 94 सीटों पर मतदान है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। कुल मिलाकर के काफी महत्वपूर्ण सीटें कही जा सकती है। जिस तरीके से विपक्ष ने तंज कसा कि बिहार में डबल युवराज, राहुल गांधी को भी लपेटे में लिया और तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को भी लपेटे में लिया, विपक्ष का तंज था। इन दोनों युवराजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। किस तरीके से आप आज के दूसरे चरण को देख पा रहे हैं? पीएम मोदी की एक दिन पहले की रैली में देख रहा था, खासतौर पर जिक्र उन्होंने किया कि पहला चरण एनडीए पूरी तरह से जीत चुका है और अब इस जीत को आगे बढ़ाना है, अधिक से अधिक संख्या में लोग बाहर निकले। लेकिन जिस तरीके के मुद्दे निकल करके आ रहे हैं, चिराग पासवान का बयान कुछ और आता है और साफ तौर पर एक नारा भी दिया जाता है, एक तरफ नीतीश, एक तरफ तेजस्वी, एक तरफ कुआ, एक तरफ खाई, बीजेपी और एलजेपी ने सरकार बनाई। इस नारे को किस तरीके से देख पा रहे हैं? जिस तरीके से अरविंद जयतिलक साहब जिक्र कर रहे थे कि दोनों हाथों में लड्डू लेकर के चिराग पासवान चल रहे हैं, आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? बिल्कुल राकेश जी, अरविंद जी को अभी मैंने सुना जिस प्रकार से उन्होंने इस पूरे चुनाव का आकलन करा है, चिराग पासवान के उस बयान को देखते हुए अगर हम यहाँ पर एक चीज को हम समझे राकेश जी कि इस समय जेडीयू के नीतीश कुमार और संपूर्ण बीजेपी बिहार में दो तरह के गेम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से हमने कुछ दिन पहले भी चर्चा करी थी कि बीजेपी एक बहुत सेफ गेम यहाँ पर खेल रही है और चिराग पासवान का वो बयान कि अगर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्हें महागठबंधन से भी अपना गठबंधन करना पड़े तो उसमें वो कोई गुरेज नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी के आला नेताओं में ये बात है, लेकिन इस समय अपने एनडीए को वो किसी भी प्रकार से नुकसान होते देखना नहीं चाहते। तो जाहिर सी बात है, अगर हम अभी तक के बयानों पर देखें तो चिराग पासवान के खिलाफ बहुत ज्यादा हमलावर बीजेपी की तरफ से कोई हुआ नहीं है। और रही बात चिराग पासवान की, जिन्होंने कहा कि इधर कुआं उधर खाई, जो अभी आपने भी बताया बीजेपी एलजेपी ने सरकार बनाई, अगर समीकरणों पे अगर हम गौर करें तो आने वाले कुछ दिनों में यानी कि 10 नवंबर तक बहुत कुछ उठापटक बिहार चुनावों में हम देख सकते हैं नतीजों के बाद में। और इसमें कोई दो राय नहीं है राकेश जी की हो सकता है एलजेपी और बीजेपी भी सरकार बना ले, क्योंकि नीतीश कुमार की साख है और उनके साथ में आप ये देखिए एनडीए में गठबंधन में कौन कौन है। अगर दो प्रमुख पार्टियों की हम बात करें बीजेपी के अलावा, एक तो जेडीयू है और एक जीतन राम मांझी की हम पार्टी, इन दोनों व्यक्तियों की अगर हम पिछले कुछ चुनावों में इनकी साख पर अगर हम बात करें तो ये दोनों मौका परस्त हम इनको कह सकते हैं। और वो कहना अभी के समय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास रहा है, हमने कल भी इस बारे में चर्चा करी थी, वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार समझते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नरेंद्र मोदी की छवि के आगे उनकी छवि काम नहीं कर रही है तो उन्होंने पाला बदल के जेडीयू के माफ कीजिएगा आरजेडी के साथ में उन्होंने पहले सरकार बनाई, फिर पलट के वो बीजेपी के साथ में आ गए और अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें अरविंद माफ कीजिएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह उन्हें समझ में आ गया है कि केंद्र की सत्ता अभी दूर है, पहले राज्य की सत्ता को ठीक से संभाले। अब उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ राज्य की सत्ता पर है और राज्य की सत्ता को पाने के लिए नीतीश कुमार कुछ भी दांव खेल सकते हैं और बीजेपी भी कहीं ना कहीं इसके लिए तैयार है। शायद इसीलिए चिराग पासवान के ऊपर वो बहुत ज्यादा हमलावर नहीं हो रही है। चलिए, ये थे उमंग माथुर जो कहीं न कहीं बिहार चुनाव को लेकर के बड़ा करीबी से नजर रखे हुए। उमंग, आप लगातार बने रहिएगा।
आज जिस तरीके से न्यूज इंडिया पर हम बिहार से लेकर के मध्य प्रदेश और खासतौर पर राजस्थान का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि दोनों ही पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा की लड़ाई 3 प्रमुख शहर राजस्थान के हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा। ये जहां पर दो निगमों का गठन किया गया है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि महत्वपूर्ण चेहरे चुनावी मैदान में हैं और दोनों ही पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष नए हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के जो कर्णधार हैं या जिनके हाथों में कमान है, उनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव परिणाम से जुड़ी हुई है। इसलिए मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के इन चुनावों पर बेहतरीन और बारीक नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और लगातार ये कवरेज, ये महाकवरेज हमारा जारी रहेगा उन तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ में, उन राजनीतिक गणितज्ञों के साथ में कि आखिर किस तरीके से सत्ता का परिवर्तन होता है या सत्ता की वापसी होती है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।